Hello friends, my name is Munish and today I am available with the next JEE mains questions. Let S equal to a set of x is such that x belongs to R and root 3 plus root 2 raised to power x square minus 4 plus root 3 minus 2 raised to x raised to power minus 4 equals to 10. Then n of S is what? जो बच्चे 10th में या 9th में पढ़ते हैं उनके लिए इस क्वेश्चन की जो थ्योरी है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट लिए हैं जो चाहिए आपको पढ़ने के लिए। सेट्स एंड इट्स बेसिक्स। सेट्स का मतलब क्या है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। रैशनलाइजेशन जो आपने 9th या 10th में पढ़ी होगी एंड क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक के हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारी। ओके, लेट अस स्टार्ट विद। और ये क्वेश्चन हैड बीन सीन इन जेईई मेंस 2023, लास्ट ईयर जेईई में आया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर हम क्वेश्चंस को लेते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सेट क्या होता है। सेट्स आप 11th में जाएंगे तो आपको सबसे पहले चैप्टर ये पढ़ाया जाएगा। सेट्स का मतलब, सेट लिख देता हूं, सेट का मतलब क्या है? इन जनरल टर्म इट इज नोन एज कलेक्शन, कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? कलेक्शन का मतलब वो भी आपको बताता हूं। कलेक्शन का मतलब हम ये कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब मैथ्स में जनरली नंबर्स के साथ ही होता है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारी इंडिया की क्रिकेट टीम है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सेट ऑफ राइट अ सेट ऑफ इंडियन प्लेइंग 11। ठीक है, जो हमारी 11 प्लेयर्स की टीम है, तो सेट का नाम हम किसी से भी रख सकते हैं। अगर क्रिकेट की है फॉर एग्जांपल, मैंने उसको कैपिटल सी से डिनोट कर दिया, डन। ये सेट का नाम हो गया। और सेट को लिखते कैसे हैं? करली ब्रैकेट्स में। ये सेट को लिखने का तरीका है, ग्लोबली हम ऐसे ही लिखते हैं। तो उन सबके नाम लिखने हैं। नाम कौन कौन से लिखेंगे? जैसे सबसे पहले विराट ना, उसके बाद रोहित, रोहित के बाद हार्दिक, हार्दिक के बाद शिवम दुबे, एंड ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो पूरे के पूरे 11 खिलाड़ी हमने यहां पे डाल दिए और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये जो ब्रैकेट है इसी को आप बोलते हैं सेट और कलेक्शन, कलेक्शन और सेट। यू अंडरस्टैंड? तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, सवाल में यहां से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो एक कलेक्शन है। ओके, तो कलेक्शन को समझने के लिए आगे बात करते हैं। कलेक्शंस की दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि वेल डिफाइंड। मैंने क्या बोला? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? जैसे मैं बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल सेट ऑफ बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, या इंडियन 11 लिख देते हैं, हमारी जो नेशनल टीम है उसमें। तो जो बेस्ट क्रिकेटर है, ये जो वर्ड आया है बेस्ट, बेस्ट वर्ड एक क्वालिटेटिव वर्ड है। क्वालिटेटिव का मतलब ये किसी की क्वालिटी को शो करता है। अब बेस्ट किसी के लिए बॉलर बेस्ट हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे मुझे बैट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं बैट्समैन के नाम लिखूंगा। और बाकी किसी और से बात करेंगे, हो सकता है उसको ऑलराउंडर की जरूरत हो, तो वो जो सेट में नाम लिखेगा वो ऑलराउंडर प्लेयर के लिखेगा, है ना। हो सकता है किसी को बॉलर अच्छे लगते हो तो वो बॉलर के नाम लिखेगा। हो सकता है किसी को लाइक जो फील्डर अच्छे लगते हैं उनके नाम लिखेगा। तो ये जो बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया है, ये जो वर्ड बीच में आ गया, इसमें जो आंसर है, आंसर आपका जो सेट का आंसर होगा, जो कलेक्शन होगी, दैट वुड बी डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हम ऐसी क्वांटिटी को, ऐसे सेट्स को सेट कंसिडर नहीं करते। हम सिर्फ उसी को सेट कंसिडर करते हैं जिसमें सबका आंसर सेम आएगा। जैसे हमने ये लिखा, राइट अ सेट ऑफ इंडियन प्लेइंग 11 नेशनल टीम का, तो मैंने सी से लिख दिया, आप किसी भी लेटर से लिख सकते हैं। मैंने इन प्लेयर्स का नाम लिखा है, तो आप भी गूगल करके प्लेयर निकालिए और सारे प्लेयर का नाम लिखिए। कोई भी लिखेगा इंडिया में, वर्ल्ड में आज की करंट प्लेइंग 11 का नाम फॉर एन एग्जाम्पल, तो सारे बैट्समैन सेम ही आएंगे सबके। इसको कहते हैं सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब दूसरी चीज इसमें देखिए क्या है इस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड।
यहाँ पे लिखा हुआ है x, उसके बाद 2 डॉट है और एक सिंबल है। ये मैं आपको ये समझाता हूँ क्या है। जैसे मैंने आपको लिखा कि मेरे पास एक सेट है, लेट अस अज्यूम ए, एक सेट है ए, और इस सेट में एलिमेंट्स क्या हैं, जो सेट के अंदर नंबर्स हम लिखते हैं, चीजें हम लिखते हैं, इनको आपका क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। सेट्स के एलिमेंट्स, सेट के अंदर की चीजें। तो जैसे ए एक सेट है, इसके अंदर मैं नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सेट को क्लोज कर दिया। अब आप इस सेट को देख के बता सकते हैं कि ए इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर आ गए। अब इसको, इसी सेट को अगर मुझे दोबारा लिखना हो, एक और लैंग्वेज है सेट को लिखने की, मैं लिख सकता हूं ए इक्वल्स टू, इसके अंदर जितने भी नंबर हैं सारे नंबर्स को मैंने एक्स मान लिया कि ये किसकी कलेक्शन है, एक्स की कलेक्शन है, और यहां पे 2 डॉट लगाए। इन डॉट्स को बोला जाता है सच दैट x is such that x, एक सिंबल है बड़ा अच्छा, ये सिंबल है, इस सिंबल को बोला जाता है एप्सिलन, होता है एप्सिलन, ग्रीक अल्फाबेट है। और इसका मीनिंग क्या है मैथ में, इसका मीनिंग है बिलोंग्स टू, कि कोई नंबर कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। जैसे -5 है, -5 किसको बिलोंग करता है, -5 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जी से डिनोट करते हैं। तो इसको मैथमेटिकली हम ये बिलोंग्स टू बार बार नहीं लिखते, सवालों में नहीं चलता, तो मैं ये लिख सकता हूं, ये बिलोंग्स टू कौन सा ग्रुप को बिलोंग करता है, इंटीजर्स के ग्रुप को बिलोंग करता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि -5 जो है वो रैशनल नंबर्स के ग्रुप को भी बिलोंग करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो -5 है ये रियल नंबर्स के ग्रुप को भी बिलोंग करता है। तो ये सारे ग्रुप्स मैं आपको बताता हूं। तो ये सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेल स्टूडेंट हैं या फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं, तो फॉर एग्जांपल मेरा नाम मनीष है और मैं क्लास 10 में पढ़ता हूं, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मनीष बिलोंग्स टू क्लास 10। मैं क्लास 10 में पढ़ूंगा। बिलोंग्स टू वर्ड की जगह हम ये सिंबल यूज कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे मैंने क्या बोला कि इस सेट को रीराइट लिखने की बात कर रहा हूं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसके अंदर जो नंबर है वो नेचुरल नंबर्स हैं। यहां पे हमने देख लिया, तो ए इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसको एक और तरीका है लिखने का, जिसमें हम ये सारे डिटेल्ड वैल्यूज नहीं लिखते, हम लिख सकते हैं x is such that x belongs to natural numbers and that's it। अब देखो ये चीज और ये चीज दोनों क्या है, सेम है। ये कह रहा है कि इसके अंदर जो भी नंबर है उसको x बोल दिया, और x है क्या, नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पे 2 तरीके हैं किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, क्या बोल रहा है कि इस सेट के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो सारी किसको क्या है, x है। और x कौन से, यहां पे देखिए, मैं एक बार दोबारा लिखता हूं, यस, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहां पे लिखते हैं बिलोंग्स टू। r का मतलब हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, रियल नंबर ग्रुप को, कि जो आंसर है इसका वो क्या है, रियल नंबर के ग्रुप को बिलोंग करता है। और ये हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या बताना है, n ऑफ s। n ऑफ s का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बच्चों इसका क्या आएंगे, इसके कुछ आंसर्स आएंगे ना। तो आंसर्स कोई तो मुझे x की फॉर्म में लिखना है, ग्रुप में लिखना है। तो मुझे ये देखना है कि ओवरऑल जनरल भाषा में बात करें कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे कितने आंसर आएंगे। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी सॉल्व किया था। अब कितने आंसर्स को सेट की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, एन ऑफ एस। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है उसमें, और मैंने सेट का नाम एस रख दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे यहां पर रखा हुआ है। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। तो आप क्या लिखेंगे, दिस सेट हैज दिस सेट हैज 4 एलिमेंट्स। 4 चीजें हैं जो कॉमा से सेपरेटेड है। ठीक है,
तो इसको ऐसे लिखने से अच्छा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इक्वल टू 4, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं देयर आर 4 एलिमेंट्स इन सेट एस। तो इसके अंदर कितनी चीजें आएंगी, मतलब लॉजिक ये कहता है कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है उसको हमने एक्स बोल दिया, और एक्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है बच्चों, रियल नंबर के ग्रुप को बिलोंग करता है, तो हम आंसर वही काउंट करेंगे जो रियल नंबर होंगे, और एन ऑफ एस का मतलब कितने आंसर आएंगे। तो लॉजिक नंबर ऑफ आंसर चाहिए, ये जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ रूट्स चाहिए लॉजिकली। ओके, तो आई होप इससे आपको ये क्वेश्चन करने में हेल्प हो जाएगी, अदरवाइज तो टॉपिक ये डिटेल में डिस्कस करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे और डिटेल में बताना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट है रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन आप लोगों को तो याद होना चाहिए क्योंकि आप 9th में फर्स्ट चैप्टर कर चुके होंगे, 10th में तो आप हैं ही। रैशनलाइजेशन क्या कहती है? रैशनलाइजेशन बेसिकली, अगर मेरे पास 1/√3 है तो मुझे डिनोमिनेटर में जहां पे रूट है इस रूट को गायब करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर और नीचे सेम रूट वाले नंबर से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा √3/3, जब डिनोमिनेटर में एक टर्म होती है। अगर मेरे पास इस तरह से आए, जैसे √3 प्लस √2 आए, तो इसको रैशनलाइज, जब डिनोमिनेटर में बाइनोमियल होता है तो रैशनलाइज करने के लिए हमें बीच वाला साइन चेंज करना पड़ता है। तो √3 माइनस √2 एंड √3 माइनस √2, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा बच्चों, √3 माइनस √2, एंड डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड इट कम्स आउट टू बी √3 माइनस √2 अपॉन √3 - अपॉन 3 - 2 1 आएगा। ठीक है, तो इसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि यहां पे जो ये मैंने आपको प्रॉब्लम लिया है, इस प्रॉब्लम में देखिए यहां पे नीचे दो टर्म है, और दोनों टर्म्स में जो नंबर है उनका डिफरेंस कितना है, उनका डिफरेंस 1 है। 3 - 2 1 है, 3 - 2 1 है। तो इसका शॉर्टकट क्या बनता है जेई लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कि जब भी आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, सिर्फ बीच वाला साइन बदल जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूं दोबारा सुनो। जैसे मेरे पास एक एक्सप्रेशन है √5 प्लस √4, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे दो नंबर है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। तो जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ये आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और को लिखते हैं √6 प्लस √5, प्लस की जगह माइनस डाल दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि √5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा बच्चों, 5। √4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4। 5 - 4 1, तो डिनोमिनेटर में तो 1 नहीं आना है, और ऊपर माइनस है तो प्लस वाला डाल के आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन लिख के ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये रैशनलाइजेशन का बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके रैशनलाइज करके ये आंसर लिखना चाहूं तो 2 स्टेप में अपने बचा सकता हूं। ओके, चलिए आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड कॉन्सेप्ट चाहिए हमें, क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक हम पिछली क्लासेस में काफी सॉल्व कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिडिल टर्म्स फिट होनी चाहिए। चलिए अब अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है कि √3 प्लस √2 होल रेज टू पावर x² - 4, उसके बाद प्लस प्लस ही है, यस, √3 माइनस √2 होल रेज टू पावर x⁻⁻4 एंड इक्वल्स टू 10। तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, ये सुनो। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। तो देखते हैं जरा। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, ये वाली टर्म को t मान लेता हूं, तो ये टर्म कैसे बिहेव करेगी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो अभी हमने डिस्कस किया था √3 प्लस √2। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो रेसिप्रोकल इसका कैसे लिखोगे बच्चों, सिर्फ रेसिप्रोकल लिख रहा हूं। इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/√3 प्लस √2।
बच्चों √3 प्लस √2 को रेसिप्रोकल कर रहा हूं। रेसिप्रोकल का मतलब उस नंबर को उल्टा देना। तो 1/√3 प्लस √2। अब मैं इसको अगर रैशनलाइज करता हूं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपके साथ डिस्कस किया था। पहले मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल किया। तो रेसिप्रोकल को हम रीराइट करेंगे रैशनलाइज करके, और नीचे कितना आएगा 1। तो यहां से क्या पता लगता है कि इस नंबर का रेसिप्रोकल जो है वो क्या है, √3 माइनस 2। किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हैं, इसका इनवर्स भी सेम है। √3 माइनस √2 का रेसिप्रोकल क्या है, √3 प्लस √2। रेसिप्रोकल को देखो, अगर आप डिटेल में समझना चाहोगे तो रेसिप्रोकल का या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बेसिक मीनिंग क्या है कि अगर दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, या दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो इसका मतलब रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के लिए दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि √3 प्लस √2 का रेसिप्रोकल है √3 माइनस √2। रेसिप्रोकल का कंडीशन क्या है कि दोनों का मल्टीप्लाई 1 आना चाहिए। आप ट्राई करके देख लीजिए। इनटू, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, a² माइनस b², तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यहां पे मैं अगर आपको नोट बनाने के लिए दूं, तो रेसिप्रोकल ऑफ √3 प्लस √2 इज √3 माइनस। डन। तो इसका मतलब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को t मानता हूं, तो ये दूसरे वाला जो ब्रैकेट में √3 माइनस 2 ये रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फिर, 1/t। तो यहां पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। t रेज टू पावर x² माइनस 4 प्लस 1/t रेज टू पावर x² माइनस 4 इक्वल्स टू 10। ये सुनो, तो अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखूं, x² माइनस 4 इतनी बड़ी बड़ी पावर से बचने के लिए और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, तो मैं इसको कैसे लिखने की कोशिश कर सकता हूं। यहां पे मैंने √3 प्लस √2 आपको सिंपलेस्ट वे में समझाया था। तो अगर मैं इसके ऊपर पावर भी रख दूं और फिर इसको रैशनलाइज करूं, पावर भी रख दूं फिर इसको रैशनलाइज करूं, क्योंकि ये नंबर अगर रेसिप्रोकल है तो पावर भी तो सेम है ना, तो वो भी तो रेसिप्रोकल होंगी। तो इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं टी मान लूं, तो ये सेम एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पे 2² है, तो 2² का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2²। तो जब नंबर भी सेम है और पावर भी सेम है, तो हम रेसिप्रोकल पावर के समेत ही ले सकते हैं, अलॉन्ग विद द पावर। ओके, तो यहां पे हम क्या लेते हैं, t प्लस 1/t इक्वल्स टू 10। अगर आपको यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया तो समझ लो आगे कुछ खास करने के लिए नहीं है। t² प्लस 1 ओवर t इक्वल्स टू 10, और इसको सॉल्व करते हैं, t² प्लस 1 इक्वल्स टू 10t, t² माइनस 10t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, t को हमने होल इन टुगेदर होल अलोंग विद द पावर लेट किया है। ओके, चलिए अब एक क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक के दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हैं या आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। अब कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर मुझे कैसे पता लगेगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट होगी या नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, यू हैव टू फाइंड डी। डी का मतलब b² माइनस 4ac निकाल लो। अगर ये वैल्यू आपकी परफेक्ट स्क्वायर आती है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। बट अगर ये वैल्यू आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 5, 7, 8, 10 ऐसी कुछ आ गई, तो फिर आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करिए, फिर आपका मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे a है 1 और b है -10, c है 1, तो मुझे सीधा ही सॉल्व करना है, -b प्लस माइनस √ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 टाइम्स 1, तो प्लस 10 प्लस माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा, 100, 100 माइनस 4, 96 अपॉन 2। जब भी आपके पास कॉम्पोजिट नंबर आए इतना बड़ा रूट के अंदर 96 आया, तो 96 को पहले आप ब्रेक करके देखिए, अगर आपको श्योर नहीं है तो टेबल्स आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं है। 48, 224, 212, 26, 23,
तो कितने पेयर बन रहे हैं? 2 का पेयर बन गया और 2 का पेयर बन गया। 2 2 के पेयर बन गए तो एक 2 यहां से बाहर आ जाएगा और एक 2 यहां से बाहर आ जाएगा और अंदर आपके पास क्या बचेगा? 6 अंदर बचेगा। तो कहने का मतलब अगर आपको टेबल्स आते हैं तो ये टेबल से तो आपका काम आसान हो जाता। 16 6 96 होता है, तो आप उससे कर सकते थे। तो प्लस 10 प्लस माइनस 2 2 4√6/2। ठीक है जी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो 5 प्लस माइनस 4√6। तो ये मेरी t की वैल्यू आई। ओके, एक बार प्लस की, एक बार माइनस की। और t को हमने लेट क्या किया था क्वेश्चन में? t वॉज अज्यूम्ड एज √3 प्लस √2 होल रेज टू पावर x² माइनस 4 इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 4√6। इसका मतलब यहाँ पे दो सिचुएशंस बनती हैं। एक बार मैं प्लस का आंसर ले सकता हूं और एक बार मैं माइनस का आंसर लूंगा। तो यहां से दो सिचुएशन बनाते हैं, दोनों को अलग अलग से सॉल्व करते हैं। √3 प्लस √2 होल रेज टू पावर x² माइनस 4 इक्वल्स टू 5 प्लस 4√6 एंड √3 प्लस √2 होल रेज टू पावर x² माइनस 4 इक्वल्स टू 5 प्लस 4√6। यहाँ पे भी आपको पहचान की जरूरत है। मैं 9th में ऐसे क्वेश्चंस कराता रहता हूँ, दो उसके ऊपर इतनी बड़ी पावर नहीं होती। आप देखिए, आप √3 प्लस √2 को देखिए, दोनों केसेस में यहाँ पे माइनस आएगा सर, यहाँ पे माइनस है। दोनों केसेस में ये दोनों नंबर्स ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इनका आपस में कुछ तो रिलेशन होगा। रिलेशन क्या है कि अगर आप √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 3 प्लस 2 प्लस 2√6। सॉरी, यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 से डिवाइड कर रहे थे तो ऊपर मैं मिस कर गया यहाँ पे 2। यस, यहाँ पे भी आएगा 2। येलो, यस, यहाँ पे भी आएगा 2 और यहाँ पे भी 2। तो यहाँ पे आया 6 3 प्लस 2 और इसको सॉल्व करेंगे 5 प्लस 2√6। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 प्लस 2√6 है, आई कैन राइट इट एज √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्योंकि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर 5 प्लस 2√6 है, तो 5 प्लस 2√6 इज सेम एज √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, सॉरी, x² माइनस 4 इक्वल्स टू √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। Now bases are same, then power would be equal. तो x² minus 4 equals to 2, x² equals to 2 plus 4, x² equals to 6 and x comes out to be plus minus 6। तो एक साइड तो मेरी सॉल्व हो गई, दो आंसर आ गए। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? दूसरी साइड को सॉल्व करना है। दूसरी साइड को सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं? चलिए, अब ये साइड सॉल्व करनी है। ठीक है, ये मैं यहां से हटा रहा हूं, थोड़ी सी स्पेस बना लें। दूसरी साइड कहती है √3 प्लस √2 इक्वल्स टू 5 माइनस 2√6। अब देखिए जरा, मैं यहाँ पे अगर √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? a² प्लस b² माइनस 2√6। इसका मतलब मेरे पास आएगा 5 माइनस 2√6। तो इसका मतलब जहां पे √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर होगा बच्चों, वहां पे 5 माइनस 2√6 लिखा जा सकता है, और जहां पे 5 माइनस 2√6 होगा वहां पे मैं √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको कैसे ले सकते हैं? ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओके, दूसरा पार्ट मेरे पास था √3 प्लस √2 होल रेज टू पावर x² माइनस 4, और दूसरी साइड पे क्या है? 5 माइनस 2√6, और 5 माइनस 2√6 किसके इक्वल आ रहा है? √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। बच्चों, अगर यहां तक आपको समझ आई तो बस वी आर वेरी मच क्लोज टू द आंसर। ठीक है जी। अब यहां तक आ गए, बट यहां पे दोनों तरफ बेसिस सेम
नहीं है। सेम बेसिस करने के लिए हमें थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, देखो √3 माइनस √2 को प्लस में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो क्या आएगा ऊपर जी, a² माइनस b², 3 माइनस 2, और नीचे क्या आएगा √3 प्लस √2। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/√3 प्लस √2। तो √3 माइनस √2 इज सेम एज 1/√3 प्लस √2। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, √3 माइनस √2 को क्या लिख सकता हूं अगले स्टेप में, ध्यान से देखिएगा। 1/√3 प्लस √2 होल रेज टू पावर 2। क्या कोई सजेस्ट कर सकता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बोथ साइड बेस सेम चाहिए। यहाँ पे √3 प्लस √2 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे √3 प्लस √2 न्यूमरेटर में है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नीचे वाले एक्सप्रेशन को उठा के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा बच्चों, अगर a की पावर माइनस m है तो जब ऊपर जाएगी a की पावर m बन जाएगी, और अगर a की पावर नीचे पॉजिटिव है तो अगर मैं पावर को ऊपर शिफ्ट करना चाहता हूं नंबर को अलोंग विद द पावर, तो मुझे पावर का साइन चेंज करना पड़ेगा। ये आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा पक्का। √3 प्लस √2 होल रेज टू पावर x² माइनस 4 इक्वल्स टू √3 प्लस √2, क्योंकि नीचे से ऊपर शिफ्ट किया तो पावर का साइन हम कर देंगे चेंज, माइनस √2। बोथ साइड डिनोमिनेटर बेसिस हो गए सेम, तो पावर वुड बी इक्वल -2 x² इक्वल्स टू -2 प्लस 4, x² इक्वल्स टू 4, और x कम्स आउट टू बी +-2। इसका मतलब हमारे पास यहां से कितने आंसर निकले, 2, और यहां पे भी वी आर हैविंग 2 आंसर्स, तो 2 + 2 एंड इन टोटल वी आर हैविंग 4 आंसर्स। तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन था, अगर मैं उसमें वापस जाता हूं, यहां पे देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, NS, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S। तो कितने आंसर आए, 4 आंसर्स हमने निकाले हैं। इसका मतलब ये बनेगा। देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में जब हम सवाल को करते हैं ना, ये सीधा ही बड़ा जंप है आपके लिए। मैं नहीं ये कह रहा कि आपको फर्स्ट टाइम में आपको समझ आ जाएगी, थोड़ी सी मेहनत मारनी पड़ेगी। और अगर आप ये क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ट्राई करने से मैं आपको ये तो श्योरिटी नहीं दे सकता कि आप जेई के लिए प्रिपेयर हो गए, क्योंकि बहुत डिटेल्ड स्टडी होती है। बट मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं कि इसमें से जो कुछ आपने 8th और 9th में पढ़ा है उसमें किस लेवल की स्टडी की जरूरत है। ये क्वेश्चन करने से, समझने से, नोट्स बनाने से, उनको रिवाइज करने से हो सकता है कि आपको, अगर नॉर्मली क्लास 10 में या 9 में 10 बातों का पता है, ये सवाल करके अगर आपको 12 दो चीजें एक्स्ट्रा पता लगती हैं, तो वो आपके पास एडिशनल एज होगा आपके कंपटीशन से। सो जर्नी इजी नहीं है, ठीक है, बट हमें करनी तो है ही है ना। तो अगर हम स्टार्टिंग छोटी एज से करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके पास 11th में जब भी आप जाएंगे तो जो टीचर आपको समझा रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ आएंगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप 11th का कोर्स पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, थोड़ा सा मोटिवेट मुझे करिए, तो मैं 11th का कोर्स भी आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए, टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस।